आप देखें ना, कोशिशें ये किस मुनज़्ज़म अंदाज से हो रही हैं। पाकिस्तान में यही तो बात है कि ये सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर, और ख़ुसूसी तौर पर राजा आमिर अब्बास आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी और वो जो सारी एक कंट्रोवर्सी है, बड़ी दिलचस्प आज वहाँ पर हुई, आज समाअत हुई, और अब अगले हफ्ते फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी राना शमीम साहब पर और दूसरे जो लोग इसमें शरीक हैं। इस पर आज बात करेंगे। और इसके अलावा फ़ाइनेंस बिल के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, हुकूमत जो मिनी बजट जो लाना चाह रही है, उसमें जो अलाइज़ हैं उन्होंने जो आज सवालात उठाए हैं काबीना के इजलास में, उससे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा इसको पास कराना, क्योंकि मुतालबा ये कर दिया गया कि जनाब इसकी तफसीलात हमारे साथ शेयर की जाएं, हम इस पर अपनी तजावीज़ देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे अगर ये इस काबिल हुई कि इनको हमने मंजूर करना है तो मंजूर करेंगे। तो एक बड़ी मुश्किल में हुकूमत फंस सकती है अगर वो मतलूबा वोट उन्हें ना मिले, क्योंकि IMF की ये शराइत में से शामिल है। 4 जनवरी इलेक्शन कमीशन वो समाअत शुरू करेगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुल चुकी है, इलेक्शन कमीशन देख चुका है, वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरी जानिब जो नवाज़ शरीफ साहब की आमद की जो ख़बरें थी, बहुत उसको ऐसा था जैसे वो चाय की प्याली में एक बड़ी उसमें वो थी हरकत थी, बड़ा एक उबाल आया हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीट हो रहा है। और जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान ये कह रहे थे कि बस नवाज़ शरीफ आए के आए और कोई डील हुई के हुई, अब वो अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको टिल्ट कर रहे हैं, उसको मोड़ रहे हैं। तो ये मौज़ूआत हैं। लेकिन सबसे पहले राजा साहब, आपसे आज जो समाअत हुई जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में, और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि फ़र्द जुर्म आयद होगी, आप क्या आज की जो प्रोसीडिंग है, व्हाट डू यू मेक इट आउट ऑफ इट? देखिए, बीइंग पाकिस्तानी और फिर एक लॉ स्टूडेंट के होते हुए, इससे ताल्लुक़ रखते हुए, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जनाब हमारे मुल्क में जो अदलिया है उसके साथ किस किस्म का खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से अदारों को मलाइन किया जा रहा है, वो क्रिमिनल लोग किस तरीके से ओवरशैडो कर रहे हैं हर चीज़ को, सिर्फ एक चीज़ सामने रखते हुए कि हमको किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे, भले से इस मुल्क के अदारों पर जिस किस्म की मर्ज़ी तहमतें लगाते जाएं, भले से उनको डिस्ट्रॉय करते जाएं, भले से आप इस मुल्क के नाम ले के आप इस मुल्क के लिए जो इदारे हैं उनको ख़राब करें। तो ये उसी कड़ी का एक नतीजा है जो राना शमीम साहब की हमने शक्ल में देखा कि ऑल्दो असल खिलाड़ी तो पीछे वही हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारहा इनसे सवाल कर रहा है कि जो बेनिफिशरी हैं वो कौन है। और बेनिफिशरी इसमें समझना है कि 2 फोल्ड इन्होंने बेनिफिट उठाने की कोशिश की। एक तो इस एफिडेविट से, इस डॉक्यूमेंट से इन्होंने इंग्लैंड में अपने जो वीज़ा का स्टेटस है उसको एक्सटेंड करने के लिए जो अपीलेट फोरम पे है, ट्रिब्यूनल में है, उधर इन्होंने मदद लेने की कोशिश की। इसका ये पर्पस बज़ाहिर नज़र आया। दूसरा ये आया कि किसी तरीके से जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच जोन्स है जो कि अपीलें सुन रहा है मियाँ शरीफ फैमिली की, नवाज शरीफ फैमिली की, उसको अंडर प्रेशर, उसको डिस्प्यूटेड बना दिया जाए और फिर केस उधर से ट्रांसफ़र किए जाए। इवन ये भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात हुई कि जब वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे खड़े हुए तो उन्होंने कोई बात की तो उनका फिर क्या ये कर देना चाहिए कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही किसी और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ले जाएं इसको। फिर आप देखें ना, कोशिशें ये किस मुनज़्ज़म अंदाज से हो रही हैं। तो फिर जो जवाबात इनके आ चुके थे तमाम अफराद के, तो अदालत उसमें जो एक चीज़ पे रुकी वो उस एफिडेविट का इन फिज़िकल वहाँ पे आ जाना।
तो वो एफिडेविट आज खुल गया। उसमें बहुत से सवालात आए कि जनाब वो राना शमीम तो कहते थे कि जनाब वो मैंने सील कर दिया है और किसी लॉकर में रख दिया है, बट देयर वाज नो सील, वो किसी लॉकर में नहीं था। और किसके पास से ये आया, अब ये भी एक एम्बिग्विटी है, किसने इसको भिजवाया। तो यहाँ से वो उस एफिडेविट के बारे में फिर हालिया हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे कुछ स्टोरीज ब्रेक हुई हैं इसी एफिडेविट के बारे में, और वो जो उनसे नोटरी हैं जिन्होंने इसको किया था, नोटराइज किया था, वो गतरी हैं, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने ये किस जगह पे इसको नोटराइज, क्योंकि राना साहब कुछ और स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं और राइटिंग में अपना जवाब भी दे चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये तमाम तजादात सामने आ गए अदालत के, तो फिर अदालत ने ये कहा है कि ये सिंपल कॉन्टेम्प्ट का केस नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। ये तो अदारे को आपने कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है शायद कंप्रोमाइज्ड है। जी जी राजा साहब, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, लेकिन इतना अरसा हो गया, इतने हफ्ते गुजर गए, अब फ़र्द जुर्म आयद करने की बात की गई है। मुझे लगता है कि जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तो बहुत सख्त हैं, लेकिन अमली तौर पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो शायद, मुझे ये लगता है कि वो शायद उतने उससे मैच नहीं करते जो गुफ्तगू हो रही है। और मुझे याद आ रहा था कि एक साबिक सेनेटर थे फैसल रज़ा अब्दी, उन्होंने अदालतों के बारे में बात कही थी, तो फिर उनके साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। अदालतों के पास इख्तियार है इस बात का। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह, उन्होंने बड़ा राइटली इसको फ्रेज़ किया, बड़ा राइटली इस सारे मामले को फ्रेम किया और ये कहा कि ये तौहीन अदालत का मामला नहीं है, ये बुनियादी तौर पर जो हाजिर सर्विस जज हैं, पूरा जो अदलिया पर लोगों का इत्मीनाद है, उसको जो ब्रेक करने की कोशिश की गई है, जो कि नून लीग का एक बयानिया है। और इतनी जिस अंदाज में राना शमीम साहब ले रहे हैं या उनके वकील, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, लतीफ़ अफरीदी साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, उनकी मैं गुफ्तगू का एक छोटा सा आपको हिस्सा सुनवाता हूँ जो उन्होंने जर्नलिस्टों से की। माफ़ी के हवाले से सवाल किया गया, तो वो सवाल और जवाब ज़रा सुनिए। ये एक रवैया है, इंतहाई सीनियर लॉयर हैं और पाकिस्तान की अदलिया जो है उस पर लोगों का एतमाद एट स्टेक है। एक इतने बड़े चार्जेस लगे हैं और अब मैंने अदालत में देखा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को बड़े मुस्तरब नज़र आते हैं, बड़े पिटर्ब्ड हैं और बड़े खलूस दिल से अदलिया की जो बहाली है, तकद्दस है, जो उसकी बहाली के बारे में बात करते हैं। इसको वो तो राजा आमिर अब्बास, ये क्या है ये सब? ये तो ऐसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं इसमें उनको ये यकीन है कि कोई उनका बाल भी का नहीं कर सकता, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता, वगरना ये इस किस्म का नॉन सीरियस एटीट्यूड और इस किस्म की हंसी, कैन यू एक्सपेक्ट दैट? देखिए, ये वही आर्नी है, यही वो सितम ज़रीफ़ी है कि जो सीनियर तरीन लॉयर्स हैं, और हमें हमेशा से पढ़ाया गया है कि जी अदलिया और वकला एक चैरिट के दो पहिए होते हैं। तो एक तरफ वो ना सिर्फ अदलिया पे, आप ये भी देखिए कि इस मुल्क का जो इतना बड़ा एक केस चल रहा है उस पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। ये इसके कई प्रॉन्ग्स हैं कि सिर्फ अदलिया पे नहीं, आपने कोशिश की है कि जो चल रहे हैं केसेस उसमें प्रेशराइज़ किया जाए अदालतों को और रिलीफ लिया जाए। तो दिस इज़ द हाई टाइम। देखिए, कॉन्टेम्प्ट बेसिकली होती है कि जी ठीक है, किसी अदालत का कोई हुक्म है उसको माना नहीं गया। जैसे आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में हुआ, वो कह रहे थे कि जी आप ख़त लिखें, वो ख़त नहीं लिखते थे, दैट इज़ कॉन्टेम्प्ट, आप अदालत की बात नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ तो आपने अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, आपने कॉन्टेम्प्ट नहीं की, आपने इल्ज़ाम लगाया है। तो इल्ज़ाम को अगर ये सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते तो आई बिलीव कि इसके कॉन्टेम्प्ट के साथ साथ बड़े सीरियस अदर रिपरकशंस भी होंगे। और हुकूमत को चाहिए कि इसमें अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप यूके गवर्नमेंट के साथ लें, उनके ऑफिशियल्स के साथ लें, वहाँ पे जो नोटरी पब्लिक्स को रेगुलेट करते हैं उनसे बात करें। और वहाँ पे आपके इल्म में है कि आजकल का दौर तो कैमरों का ही दौर है, CCTV फुटेजेस हर जगह मौजूद होती हैं। एंड इफ़ इट कम्स अप कि जनाब ये चीज़ सरफेस करके आ जाती है कि इसके पीछे तमाम जो उनसी थी वो मियाँ नवाज शरीफ एंड फैमिली थी और उनके कहने पे ये साहब वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई, दिस इज़ नो रॉकेट साइंस, ये जल्दी से जल्दी निकल सकता है। तो उसके बाद
फिर यूके गवर्नमेंट को ये तमाम चीज़ें भेजें कि ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसे कर रहे हैं, या आपके मुल्क में बैठे हुए भी आपके सिस्टम को ये तबाह कर रहे हैं, लोगों से इस किस्म के काम करा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। राना शमीम साहब की मैं गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने वो जो अंसार अब्बासी साहब का मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये एफिडेविट के बारे में जब ख़बर छापी तो उससे पहले राना शमीम साहब से उन्होंने बात की। राना शमीम साहब ये कहते हैं कि मेरे से बात उन्होंने ये ख़बर छापने के बाद की। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है आपस में, बड़ी एक कंट्रडिक्शन आ गई है। राना शमीम साहब की जो उनसे सवाल हुआ वो जवाब सुन लें, फिर मैं राजा आमिर अब्बास इसके कानूनी पहलू आपके साथ डिस्कस करूँगा। राजा आमिर अब्बास, अब वो ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने अपने बयान हल्फी में शायद ये बात कही है कि मेरी उनसे बात हुई पहले, वो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, टूटी फूटी बातें हुई हैं, टेलीफोन आ रहा था। ये कंट्रडिक्शन जो है कानूनी तौर पर किसको इसका फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, टूटी फूटी बात से इनकी क्या मुराद है? टूटी फूटी बात तो नहीं होती, कोई बात तो क्लियर होती है, और मैसेजेस भी हैं गालिबन। तो वो तमाम चीज़ें आपको अगर इसका किसी भी मोबाइल फ़ोन का डाटा निकलवाएंगे तो डेट एंड टाइम में बता देगा कितने मिनट्स की कॉल थी, कितना ड्यूरेशन में इनकी बातचीत हुई, क्या मैसेजेस थे। तो इसका अल्टीमेटली देखिए नुकसान जो भी होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन प्रॉपर हो रही है तो उस शख्स को ही होता है कि जो झूठ को सामने लेके आता है, और नुकसान उसको होगा कि जो इससे बेनिफिट लेना चाह रहा था। अब मैं समझता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट इतना डिस्प्यूटेड हो गया है कि इसको कहीं भी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि उल्टा इसका इनको शदीद नुकसान होगा। पॉलिटिकली इसका नुकसान होगा, वहाँ पे स्टे पे नुकसान होगा, यहाँ पे केसेस पे नुकसान होगा। दिस शोज़ के जनाब, अगर वो जैसे पहले वो कैलबरी फाउंट पकड़ी गई थी, अगर ये भी ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये भी जो एफिडेविट है ये कैलबरी फाउंट में ही हुआ है, और ये वही अटर्नी है, ये वही नोटरी ऑफिस है जो नवाज शरीफ साहब के और उनके ख़ानदान के सारे कागजात जो हैं जो नोटराइज करता रहा है माजी में। बिल्कुल ये वही कैलबरी फॉन्ट है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वो नाम भी मिलता जुलता है, वो कतरी था, ये गतरी था, खत भी कतरी है। राना ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ी एक ये सिचुएशन बन गई है। अब हम किसी से भी बात करें तो सबको ये नज़र आता है कि इसके पीछे शरीफ ख़ानदान है, इसके पीछे नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन आपने ये गुफ्तगू सुनी लतीफ़ अफरीदी साहब की, इंतहाई नॉन सीरियस कमेंट। राना शमीम साहब को देखा, चेहरे पर कोई तफक्कुरात नहीं है किसी तरह के भी। और नून लीग वाले जो वहाँ से नवाज शरीफ साहब को अब यानी ये अगर इम्कान पैदा हुआ है कि उनको हुकूमत वहाँ से निकाल देगी, तो वो यहाँ पर उनकी आमद को एक फ़तह के जश्न के तौर पर पेश कर रहे हैं। हर चीज़ को इस अंदाज में वो पेश कर रहे हैं जैसे वो चाहते हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं वो। लेकिन अभी हमारे जो निज़ाम में, हमारे सिस्टम में जो इदारे हैं, उनका रवैया बड़ा माज़रत खाना, उनका रवैया बड़ा कमज़ोर, और ऐसा लगता नहीं है कि वो जो करना चाहिए था वैसा कर रहे हैं। समी साहब देखें, इसमें जो राना शमीम साहब है ना, ये एक ऐसा किरदार है जिनका माजी भी जालसाजी से भरा हुआ है, और वो जालसाजी जो है साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनका जो ख़त है उससे जाहिर होता है कि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अपनी उम्र कम की। तो इस तरह की नौसरबाजी के तो मास्टर लग रहे हैं राना शमीम साहब। और ये जो बात इन्होंने आज कही है ना अंसार अब्बासी साहब के हवाले से, शमीम साहब बात ये है कि अंसार अब्बासी साहब को ये हलफनामा जो है आसमान से तो नहीं गिरा उनके पास आकर ना, तो ये राना शमीम साहब जो है वो इसमें नौसरबाजी कर रहे हैं। ये राना शमीम साहब ने दिया या उनके किसी करिंदे ने, या जो उनसे फ़ायदा उठा रहे थे उन्होंने अंसार अब्बासी को दिया होगा। तो ये बात कहना राना शमीम साहब का कि जी, और ये कि जी टूटी, आपने सही कहा कि टूटी फूटी बात का क्या मतलब, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप देखें ना समी साहब, इस मुल्क में कि एक बंदा जो जालसाजी से हाई कोर्ट का जज बनने की कोशिश करता है, जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस ये लिखते हैं, उसको आपने कराची में एक लॉ कॉलेज का वाइस चांसलर बनाया हुआ है और वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। तो ये अभी जो इरफान हाशमी साहब ने स्टोरी की है और उन्होंने कहा कि मुझे कोई चैलेंज करे मैं इसके सबूत फराहम करूंगा कि ये नवाज शरीफ के दफ्तर में इन्होंने जाकर सारा कुछ तहरीर किया। तो आपने जो वो उनके वकील साहब की गुफ्तगू सुनवाई है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि अदालतों का एहतराम इनके दिल में कितना है।
एक इतना संजीदा मामला जिसमें अदलिया की इज्जत पर हमला किया गया, वो वकील साहब किस तरीके से तमस्खर उड़ा रहे हैं। तो समी साहब, अब राजा आमिर अब्बास ने सही बात की है कि अब ये वक्त आ गया है कि इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए और ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान के इदारों, ख़ास तौर पर आला अदलिया पर इस किस्म के रकीक हमले करते हैं, उन्हें उन कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दुरुस्त है। अच्छा अलीना, जो मैंने देखा जिस तरीके से वो आज ये राना शमीम साहब बात कर रहे थे, हालांकि जैसे राजा आमिर अब्बास कह रहे हैं कि कोई इसके व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, कुछ डाटा भी फ़ोन्स का निकल आता है, और अंसार अब्बासी साहब से आप लाख उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी की जो क्लास है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उन लोगों से। यानी उनसे गलती तो हो सकती है, लेकिन वो इस तरह के सहाफ़ी नहीं है कि वो कोई चीज़ कंकॉक्टेड चीज़ को लेके आएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है सारी कहानी देख के कि इसमें एक जो मीडिया ग्रुप है उसको ये इन्होंने इस्तेमाल किया, और अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये इस्तेमाल इसलिए किया, इनको ये डर था कि हम अकेले तो पकड़े ना जाएं, तो मीडिया को भी साथ इन्वॉल्व किया कि इदारे जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा उसकी वजह से रुक जाएंगे, मीडिया ग्रुप की वजह से, और पूरी तरह इन पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। आपको क्या लगता है? सर, इससे बेसिकली अंसार अब्बासी साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर उन्होंने ये स्टोरी छापी है या बात उसको पब्लिक किया है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। जैसे कि अभी मैं राना शमीम साहब को भी सुन रहे थे, जिस तरफ इशारा आमिर अब्बास साहब ने भी किया, आमिर साहब ने भी किया, उसमें वो देख रहे थे कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, वो कितना मतलब कितने वो सीरियस थे, और उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की है। उन्होंने कहा हाँ जी बात हुई है, टूटी फूटी बात हुई है। इसका मतलब ये है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, या चीज़ें वाइट में होती हैं या ब्लैक में होते हैं, ग्रे में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं राजा साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। राजा साहब ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो चीज़ों को आगे लेकर चले, तो आपको लगता है कि क्या हुकूमत आपको सीरियस नज़र आती है? क्या कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि वो इंक्वायरी करवाएंगे? आप देखते हैं कोई ऐसी चीज़ राजा साहब? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो उनसे हैं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है इस केस में, बड़े अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा भी कि जी इसकी हमें कुछ कॉपीज़ वगैरह दीजिए ताकि हम इसको फर्दर परसू करें कि ये क्या बला है, ये क्या है। क्योंकि एक चीज़ ये जो अंसार अब्बासी की बात हुई, बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया इस खत को, तो इस खत से फ़ायदा किसको होगा? बिल्कुल ऐसा। मुझे नहीं होगा, जंग को नहीं होगा, किसी और को नहीं होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ उन केसेस पे होगा और उन केसेस में इन्वॉल्व लोगों को होगा। ये पूरी लेकिन एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप को ही क्यों चूज़ किया जाता है ऐसी स्टोरीज के लिए? फिर लोग ये भी सवाल करते हैं, सोशल मीडिया पे ये भी सवाल आता है। देखिए, अगर उन्होंने चूज़ किया है तो ये उनकी अपनी चॉइस है। आई कैन नॉट से कि क्यों एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप को दिया है। बहुत सी स्टोरीज अक्सर हमने देखा ARY भी ब्रेक करता है, और से चैनल भी करते हैं। तो पॉइंट इज कि इट वाज ब्रॉट इन पाकिस्तान किसी न किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस अदालत को भी समझ आ गया। क्वेश्चंस भी किए कि जी यहाँ पे अगर ये है तो इसका फ़ायदा होगा, क्या करेंगे आप? कि जी ये बेंच तोड़ देंगे, थोड़ी और इनको ढील देंगे। ये कहेंगे कि जी हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के आप भेजें लाहौर हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में तो हमें इंसाफ की तवक्का नहीं है। तो ये वो उनकी प्लानिंग है कि जो कि माफियास की प्लानिंग होती है। तो इट्स टाइम कि इसको एक सिंपल जो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग समझ के, या बाद में जैसे अभी उनके वकील करें कि जी माफ़ीनामा मांग लिया जाएगा, जैसे कि वो इलेक्शन कमीशन में माफ़ीनामा चला गया, वो जो उन्होंने बातें की थी, और उन्होंने कहा जी ठीक है हम माफ़ करते हैं। इसमें माफ़ वो नहीं कर सकते। माफ़ तब किया जाता है जब कि किसी की ज़ात की बात हो तो आप माफ़ी दे देते हैं, लेकिन जब अदारे की बात हो तो फिर आप के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को माफ़ कर दें। अच्छा राना साहब, अभी ये अलीना ने जो सवाल किया, अब देखें मीडिया में जो लोग हैं दे रन बिहाइंड द स्टोरीज, और अगर अभी हम इसको प्रेमा फेसी इसको देखें तो एक एफिडेविट तो था, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी गलत नहीं थी, एफिडेविट था, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी वही थे जो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में लिखा। अब वो एफिडेविट सही है या गलत है, ये जर्नलिस्ट का काम तो नहीं है। ये तो उन्होंने एक एफिडेविट दिया, वो पक्का एफिडेविट था, और जो लिखने वाला है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी, जिसने उसको नोटराइज़ किया उसने भी इसकी तस्दीक कर दी, और जो उसके कंटेंट्स हैं वो भी वैसे ही हैं। तो मीडिया ग्रुप जो है वो तो इंफॉर्मेशन के पीछे भागता है, इंफॉर्मेशन के पीछे जाता है, तो उनका तो इसमें कोई कसूर मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए कि और ये अज्यूम कर लेना कि वो भी किसी साजिश का हिस्सा है विदाउट एविडेंस, तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आप अदलिया पर भी हमला करें, और जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया है
भले उसका टिल्ट किसी तरफ हो सकता है अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये कहना कि कोई किसी साजिश में शरीक है, ये तो राना साहब बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसका कुछ एविडेंस हो तो फिर ही आप ये बात कर सकते हैं। सामी साहब देखें, बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है कि ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो हलफनामा है ये अंसार अब्बासी साहब को दिया गया। ये तो राना शमीम साहब की गुफ्तगू, जिस अंदाज से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि वो साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है, कि ये क्या बात हुई, कि टूटी फूटी बात हुई थी। बात इनकी हुई थी और आपने सही कहा कि अंसार अब्बासी ने जो अपने बयान हल्फी में बात की है कि भाई उनकी इनसे बात हुई थी, तो उनकी बात हुई होगी, लेकिन बात यह है समी साहब, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आला अदलिया की तज़हीक नहीं की जा सकती। इस हल्फनामे में पाकिस्तान की आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से जो बात की गई थी उसके सामने रखना चाहिए था। जो हकायक सामने आ रहे हैं, ये भी सहाफ़ी का काम है कि वो हकायक को परखे। ये तो लेकिन राना साहब, कोई मेरी बात सुने समी साहब, कोई बंदा भी उठकर ये बहरहाल इस बात से एक देखें, एक साबिक जज है, एक चीफ जज है उधर गिलगित बल्तिस्तान का, वो ये बात कर रहा है, तो मीडिया ने तो ये थोड़ी कहा कि जी वो सही कह रहे हैं। मीडिया ने तो कहा कि ये एफिडेविट आया, तो अब जो इदारे हैं जिनके जिम्मे ये काम है कि वो अदलिया की जो सैंक्टिटी है उसके लिए वो एक्शन लें, उसको बचाएं, तो ये तो उनका काम है ना, वो काम करे। सहाफ़ी ने तो रिपोर्ट किया, तो उसका मकसद ही है कि देखें जनाब ये बात हो रही है। साहब, जब हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर आइन की बालादस्ती सिर्फ अदलिया का काम नहीं है कि उसको मद्देनजर रखे, या सियासतदानों का या हुकूमत का काम नहीं है। सहाफत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आइन की हदूद है उससे बाहर ना निकला जाए। सब तो मान रहे हैं ना खुद अपने कंटेंट से, लेकिन वो तो सच साबित हुई। राजा आमिर अब्बास, ये तो सच साबित हुई ना, एफिडेविट तो था। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उसमें क्या गलत कहा है? कोई गलत अपने तौर पे तो नहीं, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने या जंग ग्रुप ने अपने तौर पे तो खबर नहीं करी है। देखिए, बिल्कुल इसको थोड़ा सा जो देखना है, जो राना साहब बात कर रहे हैं उसमें वज़न इस तरीके से है कि कोई भी शख्स एक एफिडेविट देता है, चले कोई नहीं देता, कोई रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल दे देता है, और उसमें कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं, कोई और चीज़ होती है और वो रिलीज़ कर देता है। आप कहेंगे कि जनाब ये इसको तो मान रहा है, इस कागज़ के टुकड़े को, लेकिन उसके अंदर अगर ऐसा मवाद है जिससे अब ये अदलिया देखेगी कि क्या वाकई उनकी तस्दीक हो रही है, उनको रिडिक्यूल किया जा रहा है, उनका वकार गिराया जा रहा है, तो फिर ऐसी दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट कि ये काम मीडिया का नहीं है पकड़ना या डिटरमिन करना कि ये बात सच है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, एजेंसीज का काम है, या अदलिया का काम है जिनके बारे में बात हो रही है। मीडिया को इस लेवल की नहीं कि जो कुछ भी आए। अच्छा, मैं ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक मुझे लेनी है, मैं जब हम वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे। ये बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, सहाफत को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन अगर एक साबिक चीफ जज एक एफिडेविट देता है और उसकी एक कॉपी मौजूद है, तो मीडिया उसको, ये कैसे मुमकिन है कि उसको रिपोर्ट ना करे? मीडिया और क्या करे? मीडिया की कोई अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे राजा आमिर अब्बास से छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले राजा आमिर अब्बास एक बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया के रोल पर बात हो रही है। मीडिया के पास अगर एक ख़बर आती है तो क्या करे मीडिया? अगर एक इन्फॉर्मेशन आती है तो मीडिया उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बैठ जाए या वो आवाम तक पहुंचाए? क्योंकि मीडिया का तो काम यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो लोगों तक जाएगी, इदारों तक जाएगी, और उसके बाद जिन इदारों का जो काम है वो उसके मुताबिक काम करें। अगर इल्ज़ाम गलत है तो आप उस शख्स को सज़ा दें, ऐसी सज़ा दें कि आइंदा कोई गलत इल्ज़ाम करने की ज़रूरत ना कर सके। ये बात कि आप बाकी सब यानी निकल जाएं बीच में से और मीडिया को पकड़ के लताड़ दो। राजा आमिर अब्बास, ये था सवाल जिस पे आप बात कर रहे थे। देखिए समी साहब, इस मुल्क का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे रेड लाइंस ड्रॉ ही नहीं करनी दी जा रही कि हर चीज़ की, चाहे आप डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप जब आइन को खोलते हैं तो आप आर्टिकल 9 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं कि इस
रेड लाइन से आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। चले जी, मीडिया बड़ा कह रहा है कि हम तो सिर्फ छापते हैं। क्या आपके पास वो पेरिस में जिसने कार्टून बनाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ, क्या मीडिया को इजाज़त है कि उसको छाप दे? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो तो आज़ादी है, क्या मीडिया को इजाज़त है कि यहाँ पे कोई शख्स एक बुक लिखता है और उस बुक में वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या एक ऐसे में जो मौजूदा सेंसिटिव इश्यूज हैं उसकी ऐसी ज़बान में लिखता है कि जो कि दुश्मन की ज़बान है? क्या मीडिया को इजाज़त होगी कि वो अब इसको छाप दे? नहीं है। ये वो रेड लाइन यहाँ पर एक सवाल है जहाँ पे नहीं, रेड लाइन है। सबसे पहली तो बात ये है कि जहाँ तक नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ताल्लुक है, वो आप इस जगह पर उसकी आप मिसाल दे ही नहीं सकते। उनकी जो ज़ात कानून की मिसाल दे रहा हूं, हमारे कानून में है ये। मैं कानून की बात करता हूँ। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो इस बात की इजाज़त दे, और ना कोई मुसलमान उस कानून को मानता है। वो हकीकत पर मबनी हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। आप कह रहे हैं कि जी कोई अगर किताब लिखता है पाकिस्तानी इदारों के बारे में, तो भाई उसको अगर मीडिया ना छापे, वो किताब भी मौजूद है, नेट पे भी मौजूद है, वो बंदा भी सरेआम फिर रहा है, लेकिन मीडिया ना छापे, ये मुनाफकत है। राजा आमिर अब्बास, माफ़ी चाहता हूँ, ये मुनाफकत है। सवाल ये है कि जिन इदारों के बारे में बात की जाती है, कोई भी इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, अगर वो इदारे खुद उसको टॉलरेट करें, उसको कुछ ना कहें, और आप सिर्फ ये पाबंदी मीडिया पे लगा दें कि आपने ये बात नहीं करनी, ये कौन सा कानून है? आपको एक सिंपल सी इसकी लॉजिक दे देता हूँ। आप दुरानी साहब की बात कर रहे हैं ना, वो तो आजादी से फिर रहे हैं आराम से। उन्होंने किताब लिखी, सब कुछ किया, लेकिन उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कानूनी बात बता रहा हूँ। आपका मुल्क का एक आइन है, ठीक है, आप भी मानते हैं, ये भी मानती हैं, वो भी मानते हैं। उस आइन में है फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस। अब वो रीजनेबल लिमिटेशंस और चेक्स जो से हैं, अगर हम उनको तमाम को उठा देते हैं तो देन दिस इज़ नॉट कि आप जो है कि स्टेट के खिलाफ चल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो ये चेक्स होने चाहिए। अब वो रीजनेबल इस पूरी कहानी में चेक्स कहाँ पर उठे हैं, मुझे ये बता दें। देखिए, अगर ये वाकई एक ऐसी स्टोरी है कि चलो वो मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं पहुंचाने के लिए थी, वो किसी और को, वो बल्कि आई इसलिए थी कि इस मुल्क की अदलिया का वकार इसको रिडिक्यूल किया जाए, तो फिर इस चीज़ में मीडिया को भी बड़ी हद तक सेंसिबली देखना है और उस लिमिट से आगे नहीं जाना है कि जो चीज़ भी आती है उसको एज इट इज़ फ़ायदा अखबार में ले जाएं। और अल्टीमेटली अगर अदालतों का नुकसान हो रहा है, हमारे अदारों का नुकसान हो रहा है, तो ये प्रेस की, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इसमें अपना एक ऐसा रोल प्ले करें कि इस मुल्क के जो अदारे हैं उनकी अच्छा जी, राणा साहब मुझे एक्सप्लेन कर दें क्या रोल है ऐसा हमारा। यानी मीडिया के पास एक खबर आती है किसी के बारे में, हम उसको छापते हैं, इसलिए छापते हैं कि जिस बंदे के बारे में है उसको भी पता चले कि उसका नाम नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, और जो लोग सज़ा देने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, उनको भी पता चले कि ये है। अब अगर एक साबिक चीफ जस्टिस के बारे में इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अदलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, एहतसाब के अमल को दागदार करने के लिए, तो क्या ये पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की अदलिया का काम नहीं है कि उन लोगों को जो ये इस तरह से कह के लगाते फिर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि शायद हम होश में नहीं थे जिस वक्त इल्ज़ाम लगाए, कि वो इस वक्त जेल के अंदर होते, बजाय इसके कि जिस मीडिया ने उसको एक्सपोज किया, उस पूरी कहानी को सामने लेके आए कि दिस इज व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, आप उस मीडिया का मुंह बंद कराएं और वो जो लोग हैं वो फिरते रहें आज़ादी से, बिल्कुल कोई हाथ ना उन्हें लगा सके। राणा साहब, समी साहब देखें, बात ये है कि यहाँ पे जो असल बात है ना, वो तो ये है कि इस केस का जो सबसे बड़ा किरदार है वो तो राना शमीम है। इसमें तो कोई शक नहीं कि राना शमीम साहब ने ही ये वारदात की और उन्होंने ही अदलिया पर हमला किया। जो बात आप आगे कह रहे हैं ना, बात नहीं, राना शमीम तो एक फ्रंट के मोहरे हैं, ये बात ये शरीफ खानदान की साजिश है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। तो अगर कहीं पीछे से कोई उनके साथ राब्ते में है, तो उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो फिर उनको कौन सजा देगा इस सारी कहानी को? मेरा सवाल ये है समी साहब, बात यही है जो मैं बात कर रहा हूं, जो आपने शुरू में बात की है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं
कि होना तो ये चाहिए कि ये लोग जो है ना, देखें फिर वो माजी का किस्सा आ जाता है, लेकिन वो दोहरानी पड़ती है बात यहाँ पर कि ये जो आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को फ़ोन कर रहे थे कि फ़लाँ बंदे का ये कर दें, ऐसे कर दें, तो उस पर जज तो फारग हो गए, लेकिन वो 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर भी बन गए और वो आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। आइन का आर्टिकल 62-63 जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ पर लागू क्यों नहीं होता? ये तो सितम ज़रीफ़ी है। ये आपने सही निशानदही की है कि यहाँ पर हमारे इदारे जो हैं वो भी उस तरीके से नोटिस नहीं लेते इन लोगों का। और जो शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद, एक सेकंड अल्लाह आपका भला करे, जरा एक रुक जाए, एक सेकंड। मुझे पता है आप बड़े जज्बात में हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल सुन लें। मर्जी आए तो दुश्मन करार दे के, गद्दार करार दे के सऊदी अरब भेज दें। अमेरिकन कहें कंडालीसा राइस, तो मर्जी आए तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको वापस ले आएं, लेकिन उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इन सियासतदानों को मारें आप, इन सहाफ़ियों को मारें आप, फिर आप कहते हैं साहब यही गलत बात कर रहे हैं आप। किस सियासतदान को? पाकिस्तान में यही तो बात है कि ये सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी हो रही है कि सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है। किस सियासतदान का एहतसाब? भुट्टो सियासतदान नहीं था जिसको फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो सियासतदान नहीं थी जिसको मार दिया गया। वो एहतसाब नहीं होता। और क्या होता है? नहीं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखें जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा नहीं तबाह हुआ। ये बात जो है कि जनरल ज़िया-उल हक का तबारा तो उन्होंने तबाह किया ना, नहीं तो बेनज़ीर कर रहे थे। ये समी साहब देखें, ये जो अफगानिस्तान की आप देखें, आप गलत तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त बात एहतसाब की हो रही है। भुट्टो की फांसी का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं था। एहतसाब की जो बात है, ये जो मुल्क लूटने वाले लोग हैं इनके हवाले से जो कहते हैं कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है, क्या आज तक इस मुल्क में एहतसाब हुआ है सियासतदानों का? हमेशा से फिर वही चेहरे आ जाते हैं और आके ड्रामेबाजी होती है ना। ये गार्ड जोड़ है जिसकी वजह से वही चेहरे आ जाते हैं। वो चेहरे आते कैसे? सवाल तो यही है। राणा साहब एक सेकंड। एहतसाब ब्यूरो बनाई गई। ये नैब ऑर्डिनेंस जो था, ये उनके मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये किताबें लिखी हुई हैं कि जिस वक्त पकड़ा गया, जिन लोगों को पकड़ा गया उनकी पेट्रियाट बन गई। वो सियासतदानों ने खुद बनाया था। वो किसने बनाया था? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? राजा आमिर अब्बास, आई सीक योर इंटरवेंशन। देखिए, बुनियाद सियासतदानों ने रखी। जब एहतसाब कमीशन बना, सैफुर रहमान को बनाया गया, ये वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। फिर जब नैब का ऑर्डिनेंस आ गया 99 का, तो उसी को चेंज करके इन्होंने इधर ये बना दिया। अब उसका अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो बड़ी अच्छी एक आपको नज़र आएगी उसकी कि किस नीयत से ये रिकवरी ऑफ स्टोलन अमाउंट था, लूटेड एंड प्लंडेड अमाउंट था। लेकिन फिर क्या हुआ, सियासतदानों पे जब हाथ गया तो सियासतदानों के साथ जो सदर साहब थे उस वक़्त के, मुशर्रफ साहब, उन्होंने इसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया। और जब इसमें, मैं ये नहीं कहता कि सियासतदान इसमें कसूरवार है, इसमें वो उस वक़्त की जुडिशरी, उस वक़्त के जो पावर में लोग बैठे थे, और चौधरी साहब ने ये हक दिया, इख्तियार दिया जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि आप 3 साल तक आइन में भी जो तरमीम करना चाहते हैं आप कर लें। डायलेमा ये है। और ये जो एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, ये जब लाल किले में बंद, इधर अटक किले में बंद थे नवाज शरीफ साहब, तो इनको माफ़ी दी जाती है किस चीज़ की, कि इनको सज़ा हुई थी त्यारा हाईजैकिंग के केस में। उसमें उन्होंने कहा जी ये तो सज़ा हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि इनकी कन्विक्शन बरकरार रहेगी। सदर ने जो उस वक़्त मुशर्रफ था, इनको स्पेशल पार्डन दिया, उसकी सज़ा ख़त्म की। और ये जो नैब के मुलजिम थे उसमें किला में, वहाँ से नैब को पता ही नहीं, उसके मुलजिम उठा के चले गए। अब नैब को अगर पता ही नहीं है कि उसका मुलजिम, जिसमें हुदैबिया का केस इतना बड़ा खुला हुआ था, तो उसके इल्म में भी नहीं कि एक जहाज़ आया और उसके तो नैब तो उस दिन से ही मैं समझता हूँ कि वो शैटर्ड हो गई थी, उसके प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गए थे। और वो बाद अच्छा, फिर आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, वो जो लंदन में जिसके अभी हमने पैसे दिए हैं, वो ब्रॉडशीट, उसमें वो क्या बता रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने कहा कि अब इसको भी बंद कर दें, इसको भी निकाल दें बीच में से, इसको भी निकाल दें, इनका पकड़ना है और इनको हमने छोड़ना है। बिल्कुल, ये सिलेक्टिव चीजें जो होती रही हैं। उन्होंने पकड़ा शेरपाव साहब का, चौधरी की आप बात कर रहे हैं न्यू जर्सी में, यही सियासतदान जिनको आप कह रहे हैं बहाली के लिए आए थे। भाई ये सारे के सारे इन्होंने इफ्तिखार चौधरी को कर रहा हूं कि इस हमाम में सब नंगे हैं राणा साहब।
आप सिर्फ मीडिया को पकड़ के तो मीडिया का रिस्पांसिबल किरदार होना चाहिए। मैं बात ये शुरू हुई थी जहां से साहब मीडिया की शायद इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब मरियम नवाज की इस तरह की ऑडियोज आती है ना जिसमें वो मैं तो कह रहा हूं कि अंसार अब्बासी गलत नहीं कह रहा है, मैंने तो ये बात कही है कि राना शमीम गलत कह रहे हैं, अंसार अब्बासी को इन्होंने दिया होगा। मेरा जो हमारी जो बात थी वो जो मैं चाह रहा था जिस पर के आप लोग अब बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कमेंट करें इस पे कि ये इतनी आज़ादी लोगों को जो अदलिया का इतनी तज़हीक कर रहे हैं और अपनी मर्जी आए तो ये किसी पाकिस्तान के जर्नैल के बारे में बात शुरू हो जाए, किसी जज के बारे में बात शुरू हो जाए। और फिर अभी आप देखें थोड़ा सा जब अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल आपसे बात हुई है तो वो आज अंसार अब्बासी को भी सीधे हो गए हैं, उसको भी झूठा करार दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कौन इनको इजाज़त दे रहा है कि आप इस तरह घूमते फिरते रहें, खुलेआम चलते रहें? ये किसका नेक्सस है किसके साथ? ये सवाल है जो मैं आपको जो मैंने आपके किया। इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। और भी मामलात हैं। अब वो तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी कमेटी की समाअत भी होने वाली है 4 जनवरी से। राजा आमिर अब्बास माशाल्लाह माहिर हैं तमाम कवानीन के, तो इस पर भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी एक ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जिसका ताल्लुक़ अदलिया की पाकिस्तान में साख से है। वेरी राइटली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह पॉइंटेड आउट कि ये तौहीन अदालत का, ये तौहीन जजेस का केस नहीं है, किसी शख्सियत का नहीं, ये पूरी अदलिया की साख पर हमला है। और वो उनका ये कहना है, उनका ये अज़्म है कि वो इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। बहरहाल इसमें मीडिया का भी एक रोल है और जिस पर हमने डिस्कस किया। और मेरा ये ख्याल है कि मीडिया का काम रिपोर्ट करना है और इस सारे मामले में उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया है, उन्होंने कोई एंगलिंग नहीं की। और इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि जहाँ कहीं ये कोई एफिडेविट बनाने की तैयारी की गई, अगर कोई साजिश बनाई भी गई तो मीडिया वहाँ पर मौजूद था या इस साजिश का वो हिस्सा है। बहरहाल अदालत के पास है इख्तियार, वो जो भी फैसला होगा। अब एक दूसरा बड़ा अहम मामला है। स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस में अपनी रिपोर्ट दी, बड़े अरसे के बाद दी। वो इलेक्शन कमीशन ने देख ली। अब 4 जनवरी से उसकी समाअत शुरू होने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। बहुत सारे लॉयर्स ये कहते हैं कि कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पैसे जो हैं अगर वो ममनुआ फंडिंग हुई तो वो कन्फिस्केट हो जाएंगे। बहुत सारे दूसरे लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, उसके साथ एक हर साल सर्टिफिकेट भी देता है पार्टी का सरबराह। 2017 से पहले इमरान खान बतौर सदर तहरीक इंसाफ, उनका ये सर्टिफिकेट है कि ममनुआ फंडिंग नहीं है। और अगर साबित हो जाता है ममनुआ फंडिंग है तो फिर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में, जो कि हमारी एपेक्स कोर्ट है, कि जनाब 62-63 के तहत अब वो अहल नहीं रहे इमरान खान क्योंकि उनका तस्दीक नामा गलत साबित हुआ है। जनाब राजा आमिर अब्बास, आप लॉयर हैं और बड़े आपकी ओपिनियन है, यू आर ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी और आप बिल्कुल भी यू डोंट मिन्स योर वर्ड्स व्हाइल गिविंग योर थॉट्स। व्हाट डू यू से टू दैट? इसमें 2 टेक्निकल इश्यूज़ हैं। एक तो ये देखना है कि ये किस वक्त का कानून था जो लागू हो रहा है। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन जो कानून है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रेगुलेट होती हैं, डिलिमिटेशन भी होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज़ भी होती हैं। एक उससे पहले का था जिस ज़माने की ये बातें हो रही हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहलाता था, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट अलहदा से एक कानून था। अब इसमें देखा जाए कि जनाब अगर ये समझते हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग, देयर आर 2 थिंग्स। एक होती है सिंपल फॉरेन फंडिंग और एक होती है कि कोई एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आप पैसा ले रहे हैं और फिर एक जो उस पैसा अगर आता भी है तो ये देखना है कि वो पैसा मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इस मुल्क में आया कोई बगावत की जा रही है, कोई इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, कोई इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी उससे की जा रही है, देन दैट मीन्स कि उस पार्टी को भी बैन किया जा सकता है कि ये फॉरेन बैंड
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर मुल्क से लेना कोई मसला नहीं है, किसी मुल्क की पार्टी से या हम वहाँ पे जो आम लोग बैठे हैं ये नहीं। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में फ़र्क है, जो सर्टिफिकेशन की बात आप कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेशन को देखना है कि उस वक़्त का कानून क्या कहता था। वो कानून ये कहता था कि ऐसी सूरत हाल में जो अमाउंट है वो तमाम का तमाम जब्त हो सकता है कि जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, जो कि उसमें नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा आपने इकट्ठा किया हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर 62 को अट्रैक्ट किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी पार्टी के खिलाफ ये समझती है, फिर वो एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी को बुलाएगी, मौका देगी, और फिर फाइनल जो डिसीजन होगा कि आया जो आपकी बात है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई स्टेज आती है कि पीटीआई को ही वो बैन कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनके तमाम एमएनएस भी जाएंगे, उनके एमपीएस भी जाएंगे, उनके सेनेटर्स भी जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। बट दैट इज़ ओनली इफ़ इट इज़ प्रूफ्ड कि जी ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन का पैसा मुल्क में आता था और फिर पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल होता था, जिसके बजाय कोई ऐसे शवाहिद 1-8% भी नज़र नहीं आए। अच्छा राना साहब, आपका क्या ख्याल है? साहब, इसमें एक और पहलू भी है, वो है ऑफशोर कंपनीज का, कि बाज़ कानूनदान कहते हैं कि ऑफशोर कंपनी से सियासी जमातें जो हैं वो फंड्स नहीं ले सकती, वो ममनुआ फंडिंग में आते हैं। तो अगर इस केस में इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी शवाहिद आते हैं कि भाई कोई ममनुआ फंडिंग ली गई है जिसमें ये ऑफशोर कंपनी का, तो कोई ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन देता है। इसमें मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। बिल्कुल, इसमें जो अमाउंट है वो खासी मोटी अमाउंट है, और एक ऑफशोर कंपनी जो आरिफ नकवी साहब जो अबराज के रहे हैं करता धरता, और उनके ऊपर चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड के अमेरिका में और बरतानिया में, उनकी कंपनी से आया है। और ये कुछ 2012-13 ये टाइम है जिसमें ये पैसे आए हैं। तो वो ऑफशोर कंपनी से नहीं आ सकते पैसे, पाकिस्तान का कानून ये कहता है। तो वो तो ममनुआ, चांस इसका बहुत ज़्यादा है कि इट विल बी डिक्लेयर्ड ममनुआ फंडिंग। अब सवाल वही है कि उस वक्त जो कानून के तहत पार्टी प्रेसिडेंट ये सर्टिफिकेट देता था अपने दस्तखतों से कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि हमारे पास कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो वो हल्फनामा, वो जो हल्फनामा नहीं है, वो सर्टिफिकेट, देयर इज़ अ डिफरेंस। लेकिन क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है ये बात कि जनाब ये 62-63 के तहत सादिक अमीन नहीं रहे? बात ये है अमीन साहब, देखें बात ये है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, अगर इस तरफ बात गई तो ये सिर्फ पीटीआई तक मामला नहीं रहेगा, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के फंड्स की भी स्क्रूटनी हो रही है, उसका भी इलेक्शन कमीशन जायज़ा ले रहा है। तो फिर ये मुल्क में कोई ना बड़ी तब्दीली का पेशखेमा हो सकती है ये सारी सूरत हाल के। ये सारी सियासी जमातें जो हैं, अगर ये ममनुआ फंडिंग आती रही है तो फिर तो देखना होगा कि ये निज़ाम आगे कैसे चलना है। राजा मेरे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये तो अगर बड़े बड़े लोग सारे वो इस तरीके से फारिग होते हैं, तो फिर तो एक सवाल होगा कि इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को कौन चलाएगा? देखिए ना, अभी मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा कि ऑफशोर कंपनी से लेना कोई जुर्म है, क्योंकि अगर ये हिसाब हो तो ये मियां नवाज शरीफ की इतनी ऑफशोर कंपनीज आई हैं और इनका पैसा अगर वहीं से आ रहा है या कोई आ जाता है, अल्टीमेट तो कनेक्शन वहीं पे है। नहीं, पाकिस्तान का जो कानून है वो उसमें इलेक्शन लॉ में ये है कि कंपनीज के पैसे नहीं आ सकते, ऑफशोर कंपनीज के पैसे नहीं आ सकते। डिफरेंट एंड ऑफशोर इज डिफरेंट। ऑफशोर वो कंपनी है, कोई टैक्स हेवन है, वो एक नहीं, बट इट्स ए कंपनी, चाहे वो कंपनी से पैसे नहीं आ सकते। नहीं, ये भी नहीं है कि कंपनी से नहीं आ सकते। मेरी अगर जाती कोई कंपनी है तो नो लॉ स्टॉप्स मी कि मैं उसमें से कोई फंडिंग ना करूं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये तो जब कानून की इंटरप्रिटेशन की बात होगी। कंपनीज की बात ये हो रही है कि जहां पे कोई डिक्लेयर्ड ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि बंदा जो है वो वांटेड है, गिरफ्तार है, करप्शन की है और कितने चार्जेस हैं इतने मुख्तलिफ किस्म के, तो उसकी ऑफशोर कंपनी से पैसे आ रहे हैं, तो आप उसको मतलब तो फिर वही गाल है कि मेरे बदमाश चंगे नहीं। आप कानून के मुताबिक जाएंगे ना, तो वो बंदा तो कानून तो फिर जो ताकतवर है या जो डिक्लेरेशन माजी में तो यही हुआ है कि वो कानून का जो नाक है वो मरोड़ दी जाती है। इधर ईरान पे सैंक्शंस लगी थी, तो वहाँ पे अगर उसको कोई फंडिंग कर रहा था
या सैंक्शंस हैं किसी के खिलाफ, वो पैसा आता है और फिर वो इस्तेमाल होता है कि जी कोई आपने असला वगैरह ले लिया उससे। लेकिन इंटरप्रिटेशन में ये चीज़ भी तो हो सकती है ना जो समी साहब कह रहे हैं, जब इंटरप्रिटेशन। राजा साहब एक बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। देखें, इराक पर हमला हुआ, ये अक़वाम मुत्तहिदा में केस पेश किया गया कि WMDs हैं। उसके बाद कोलिन पावल ने आगे कहा कि यार मुझसे तो झूठी प्रेजेंटेशन दिलवाई गई, WMDs थे ही नहीं। वो इतने हज़ारों लाखों लोग मारे गए, अरबों रुपए की जायदादें तबाह हुई। आज भी लोग इस पूरे निज़ाम में तब्दीली आ गई दुनिया के, और लोग आज भी सिसक रहे हैं। लेकिन वो ताकतवर लोग आज भी चैम्पियन हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के। हमें वो कहते हैं कि यू डू मोर, और हमें कहते हैं कि आप लोग ख़राब हैं। हालांकि कातिल भी वही हैं, मुनाफिक भी वही हैं। और इस दुनिया में अगर एटम बम किसी ने गिराया है, हमला किया है, मारा है, तो वो भी वही लोग हैं। लेकिन वो साफ़ सुथरे हैं और हम लोग मुजरिम हैं। इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी तज्ज़िया में। अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।